बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग की टेक्निक्स। एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग की जो ऑप्शंस हैं वो होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप को हमने लास्ट टाइम डिस्कस करना शुरू किया था। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ बाकी थी, वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सेल के अंदर जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है उसमें जो ऑप्शंस हैं ये सारी की सारी एक्सेल के सेल्स को, रेंजेस को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो ऑप्शंस हमने गो थ्रू कर ली थी उसका मैं ओवरव्यू आपको दे दूं। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था दैट इज़ फ़ॉन्ट। आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का, जैसे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट की हुई है, इसका आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट का साइज़, उसके लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का जो मेन्यू है इसमें डिफरेंट नंबर्स अवेलेबल हैं। और हमने यहाँ पे लिमिट भी देखी थी कि इस बॉक्स के अंदर अगर आप मैनुअल कोई नंबर एंटर करना चाहें तो कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। साथ ही दो ऑप्शन ये वाली हैं, ए कैपिटल साइज़ में, ज़रा बिग साइज़ में लिखा हुआ है, स्मॉल साइज़ में लिखा हुआ है। इन दोनों का काम भी फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा करना है। फिर उसके बाद बोल्ड, इटैलिक और साथ अंडरलाइन, ये ऑप्शन हमने देखी थी। यहाँ पे ये वाली ऑप्शन बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए कि एक्सेल के सेल के इर्द गिर्द आपने बॉर्डर लगाने हैं तो उसकी ऑप्शन अवेलेबल हैं। बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं और पूरी ग्रिड भी ड्रॉ कर सकते हैं आप बॉर्डर्स की। ये ऑप्शन सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और बॉर्डर का जो स्टाइल है उसका लाइनिंग स्टाइल, डॉटेड लाइंस, थिक डार्क लाइंस, ये भी आप नीचे से चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब इस ऑप्शन को हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। दिस ऑप्शन, ये आपको बाल्टी सी बनी हुई नज़र आ रही है, थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी सी, डायगोनल सी। ये असल में है फिल कलर। बैकएंड पे आपने जिस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है उस सेल का बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो सेल सेलेक्ट कर लें पहले, और उसके बाद इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। ये देखिएगा, कलर द बैकग्राउंड ऑफ सेल्स टू मेक देम स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है प्रोमिनेंट नज़र आना ज़रा। तो इसमें ये देखिएगा, मैंने ये वाला सेल बैकएंड पे सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें राइज लिखा हुआ है। इस सेल का बैकग्राउंड कलर अभी वाइट है, जो कि सारे सेल्स का ही होता है। तो इस ऑप्शन को यूज़ करके हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो जो कलर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको वही कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट कलर अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए साथ ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे हम तो आप देखिएगा डिफरेंट कलर्स नीचे आ चुके हुए हैं। इनमें से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लें, वो रेलिवेंट सेल पे, सिलेक्टेड सेल पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिएगा, जिस कलर के ऊपर मैं माउस ला रहा हूँ वो कलर बैक एंड पे आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी वो अप्लाई नहीं हो रहा, जस्ट आपको एक्सेल प्रीव्यू दिखा रहा है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेल ऐसा नज़र आएगा। जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर वो एक्चुअली अप्लाई भी हो जाएगा। ये देखिएगा, ये ऑरेंज कलर है, फ़र्ज़ करें इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा सेल का बैकग्राउंड कलर वैसा हो चुका हुआ है। ये कलर की ऑप्शन आप ज़्यादा सेल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा सेल्स एक ही वक्त में यूँ सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे कलर की ऑप्शन पे आके फिल कलर क्लिक कर दें, तो एक ही वक्त में ज़्यादा सेल्स पे भी आप ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि आपने किसी सेल के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है, उसे रिमूव करना है आपने, तो वो कैसे करना है? उसके लिए इसी मेन्यू के अंदर ऑप्शन है, नीचे आइएगा, ये देखें, ये नो फिल की ऑप्शन लिखी हुई है, नो फिल। इस पर क्लिक करने से पहले से जो कलर वगैरह फिल हुआ है, अप्लाई हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिएगा, इस पर क्लिक करते हैं तो बैक एंड से ये जो सिलेक्टेड एरिया था इसमें से कलर रिमूव हो चुका हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन, फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर वाली ऑप्शन क्या करेगी? चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। सेल में लिखी हुई जो टेक्स्ट है, जो आपने लिखा हुआ है सेल के अंदर, उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। जैसे इस वक्त बैकएंड पे जो सेल सेलेक्टेड है उसमें राइज लिखा हुआ है, राइज टेक्स्ट लिखी हुई है, तो अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कोई कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो राइज जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा कलर। ये देखिएगा, अभी रेड कलर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने से यही कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मेन्यू में से आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा, डिफरेंट कलर्स हैं, यहाँ से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मोर कलर्स में जाके और भी ऑप्शन हैं, कलर वगैरह आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखिएगा लिखी हुई टेक्स्ट जो है उसका कलर अकॉर्डिंगली रेड हो चुका हुआ है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ अगेन भाई, ये देखिएगा ग्रीन कलर अप्लाई किया तो रेड टेक्स्ट है और ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कलर है, दोनों ऑप्शन हमने अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कलर आपने अप्लाई कर दिया, अगर आप टेक्स्ट के ऊपर जो कलर अप्लाई किया हुआ है उसको आपने रिमूव करना है तो उसकी ऑप्शन क्या होगी? उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे,
तो इसमें देखिएगा टॉप पे एक ऑप्शन ऑटोमेटिक, इस पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक से क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है जो कि ब्लैक होता है वो अप्लाई हो जाएगा, और आपने जो डिफरेंट कलर अप्लाई किया हुआ है टेक्स्ट के ऊपर वो चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिक पे क्लिक किया, ये देखिएगा नॉर्मल कलर आ चुका हुआ है। अब नेक्स्ट ये अभी हमने ऑप्शन जो डिस्कस किए हैं, बोल्ड करना, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह करना, और इसी तरीके से कलर्स अप्लाई करना। अगर आप ये वाली ऑप्शन सारी की सारी पूरे के पूरे सेल के कंटेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाह रहे, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर कुछ पार्ट है टेक्स्ट का उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है अहमद अजीज़, हम सिर्फ अजीज़ का जो पोर्शन है, यानी ये जो टेक्स्ट है विद इन सेल, ये जो टेक्स्ट है इसको सिर्फ और सिर्फ हम बोल्ड इटैलिक करना चाह रहे हैं या इसका कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी ऑप्शन अप्लाई होती हैं पूरे सेल के ऊपर, जिस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर, उसमें जितने भी कंटेंट्स हैं सब के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अगर हम पार्ट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आसान सा तरीका है, आसान मेथड है इसका। सेल के ऊपर हम करेंगे डबल क्लिक, यानी सेल को एडिट करेंगे। डबल क्लिक करने से सेल एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप रेलिवेंट जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर ऊपर जो ऑप्शंस एक्टिव होंगी उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक भी कर सकते हैं, F2 भी प्रेस कर सकते हैं। ये हमने सेल को एडिट करने की टेक्निक्स प्रीवियस लेक्चर में एक पढ़ चुके हुए हैं। डबल क्लिक भी है, F2 भी है, और फॉर्मूला बार में आप क्लिक कर दें तब भी उस सेल के कंटेंट्स आपके लिए एडिटेबल फॉर्म में आ जाएंगे। ये देखिएगा मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ अजीज़ को हम फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, इसको कर लेंगे यूँ सिलेक्ट। डबल क्लिक किया और उसके बाद रेलिवेंट जो पोर्शन ऑफ टेक्स्ट है उसे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा जैसे मैंने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट मेन्यू एक नज़र आ रहा है जिसमें वही फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यहाँ नज़र आ रही हैं आपको। ये वाली ऑप्शंस आप इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर आते हैं, यहाँ पे ये देखिएगा बॉर्डर वाली ऑप्शन इनएक्टिव हो चुकी हुई है, और इसके अलावा ये जो फिल कलर की ऑप्शन थी ये भी इनएक्टिव हो चुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये दो ऑप्शंस सिलेक्टेड पार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। बॉर्डर पूरे सेल पे लगेगा, किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सेल पे नहीं लग सकता। फिल कलर भी पूरे सेल के बैकग्राउंड को चेंज करेगा, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज नहीं कर सकता। ये दोनों ऑप्शन इसलिए इनएक्टिव हैं। बाकी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा बोल्ड पे क्लिक करूँगा मैं, ये टेक्स्ट बोल्ड हो चुकी है, और इटैलिक किया तो ये थोड़ी सी डायगोनल भी हो चुकी हुई है। इसके अलावा अंडरलाइन पे हम आते हैं, यहाँ पे आके सिंगल भी कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सिंगल अंडरलाइन कर दिया, देखिएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो इस वक्त अंडरलाइन भी हो चुकी है। यहाँ से आके हम इसका कलर भी चेंज करते हैं। यही वाला मैं रेड कलर अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखिएगा इसका कलर भी चेंज हो चुका हुआ है। इसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल सब आप चेंज कर सकते हैं। देखिएगा 16 ये मैंने अप्लाई किया, और यहाँ से आके डिफरेंट हम फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यही वाला कर देते हैं। तो ये देखिएगा आप कि स्टार्टिंग जो टेक्स्ट है अहमद वो तो एज इट इज़ है, उसके ऊपर कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ अजीज़ के ऊपर सारे ऑप्शन जो है ना वो अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद एंटर, जैसे ही एंटर करेंगे ये सेल फाइनल हो जाएगा, एक्सेल इसको स्टोर कर देगा यहाँ पे। तो ये देखिएगा ऐसे हम किसी भी सेल के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर, सेल में लिखी हुई जो टेक्स्ट है उसके किसी स्पेसिफिक पोर्शन को सिलेक्ट करके उसके ऊपर भी ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इनको रिमूव करना है तो अनडू भी कर सकते हैं, कंट्रोल Z करते जाएं, प्रीवियस स्टेप्स की तरफ आप जाते जाएंगे, और यहाँ से आके दोबारा से आप, जैसे ये मैंने ऑटोमेटिक आपको बताया था, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये कलर इसका चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दिया, बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हुआ। इसी तरीके से बोल्ड दोबारा क्लिक कर देते हैं, इटैलिक भी ख़त्म कर देते हैं, और अंडरलाइन इसके ऊपर। अब ये सारी ऑप्शन आपको दो दफ़ा क्लिक करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक दफ़ा क्लिक करने से पूरे सेल पे ही एक्सेल, यानी बोल्ड को मैं क्लिक करूँगा तो पूरे सेल को दोबारा से बोल्ड करेगा एक्सेल। अभी सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन बोल्ड था, दोबारा क्लिक करने से पूरे सेल के कंटेंट्स को एक्सेल बोल्ड कर देगा। फिर आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा तो सारे के सारे कंटेंट्स अनबोल्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से इटैलिक भी 2 दफ़ा, अंडरलाइन भी 1 दफ़ा प्रेस करेंगे तो सारी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा, और दोबारा करने से सारी टेक्स्ट को दोबारा से अंडरलाइन उसकी ख़त्म कर देगा। और यहाँ से आके आप फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है इसका जो अप्लाई करना चाहिए उस पर क्लिक कर दें, और यहाँ से 11 के ऊपर आके 11 पे दोबारा क्लिक कर दें तो सारी टेक्स्ट जो है नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी हुई है।
ये था हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जितनी ऑप्शंस हैं उनको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ देखें कि यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप के राइट साइड पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। फ़ॉन्ट ग्रुप के राइट साइड पे, राइट लोअर कॉर्नर पे ये एरो है। इस एरो का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर जब हमने इंटरफेस डिस्कस किया था एक्सेल का, उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर राइट लोअर कॉर्नर पे स्मॉल एरो है, इस पर क्लिक करने से इसी ग्रुप से रेलिवेंट कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस के लिए एक विंडो आपके सामने आ जाती है। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन होती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस पर क्लिक किया तो ये एक विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी हुई है। इस विंडो का नाम है फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स के नाम से ये एक विंडो है। ये ऊपर नाम आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, फॉर्मेट सेल्स, और इसमें डिफरेंट ऊपर टैब्स बने हुए हैं। इस डायलॉग बॉक्स में, ये डायलॉग बॉक्स कहलाता है फॉर्मेट का, और इसमें देखिएगा नंबर, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट का टैब इस वक्त एक्टिव है और उससे रेलिवेंट नीचे सारी ऑप्शन ये आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बॉर्डर है, फिल है और प्रोटेक्शन है। तो हमने चूँकि फ़ॉन्ट के ग्रुप के एरो को, ये जो राइट साइड पे एरो है, इसको क्लिक करके इस फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को ओपन किया है, इसलिए फ़ॉन्ट का टैब एक्टिव है। ये वाला फॉर्मेट सेल्स का जो डायलॉग बॉक्स है, और भी डिफरेंट लोकेशन से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ॉन्ट के ज़रिए से फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में से एरो क्लिक करके आप इसको ओपन करेंगे तो फिर ये फ़ॉन्ट का जो टैब है ये आपको एक्टिव नज़र आएगा। इसी तरीके से जो पीछे अलाइनमेंट का देखिएगा, अलाइनमेंट का ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, जो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसके साथ भी एरो बना हुआ है। उस पर क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेकिन उसमें ये अलाइनमेंट का टैब एक्टिव होगा। ये वाला फॉर्मेट की बजाय अलाइनमेंट का टैब एक्टिव होगा, और उसमें अलाइनमेंट से रेलिवेंट कुछ अदर ऑप्शन होंगी। फ़ॉन्ट पे आते हैं। यहाँ पे इसमें पहले वाली ऑप्शन, ये वाली फ़ॉन्ट, ये सेम है। ये पहले वाली फॉर्मेट की ऑप्शन सेम है, यही वाली, ये जो आपने यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस की है, उसको अप्लाई भी किया, ये एग्जैक्टली वही है। इसमें डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं, देखिएगा वही वाले जो ऊपर आपको नज़र आ रहे थे, यहाँ पे भी वही नज़र आ रहे हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल की हेडिंग के नीचे डिफरेंट ऑप्शन हैं, ये 4 ऑप्शन हैं। रेगुलर पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट वगैरह है, स्टाइल है, वो नॉर्मल लेगा। इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड और इटैलिक दोनों इकट्ठा भी कर सकते हैं। सिलेक्टेड जो बैकएंड पे टेक्स्ट है वो बोल्ड भी हो जाएगा और साथ इटैलिक भी हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए ये देखिएगा नंबर्स अवेलेबल हैं। ये वही नंबर्स हैं जो इस लिस्ट में ऊपर यहाँ पे अवेलेबल थे फ़ॉन्ट ग्रुप में, तो यहाँ से भी आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। अलबत्ता यहाँ पे अंडरलाइन की डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये देखिएगा नीचे अंडरलाइन का ये हेडिंग दिया हुआ है और इसमें ड्रॉप डाउन एरो है। इस पर क्लिक करने से आप देखिएगा अंडरलाइन की 2 ऑप्शन तो वही हैं जो उस मेन्यू के अंदर अंडरलाइन वाले मेन्यू में अवेलेबल थी। सिंगल भी है, डबल भी है। उसके बाद ये देखिएगा सिंगल और उसके बाद डबल, ये दोनों वही ऑप्शन है। इनका प्रीव्यू अगर आप देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये प्रीव्यू का बॉक्स है सारे का सारा। आप जो ऑप्शन अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी टेक्स्ट जो है जिस तरह से अपीयर होगी वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में नज़र आ जाएगी। सिंगल पे मैंने सिंगल को सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ से सिंगल अंडरलाइन उसने शो करवा दिया। उसके बाद मैं डाउनवर्ड आया डबल के ऊपर, तो ये देखिएगा डबल अंडरलाइन यहाँ पे हो चुका हुआ है। इसके अलावा सिंगल अकाउंटिंग, तो आपको नज़र आ रहा है सिंगल अकाउंटिंग में उसने अंडरलाइन किया है सिंगल, लेकिन टेक्स्ट और अंडरलाइनिंग जो है, अंडरलाइन जो है उसमें थोड़ा सा गैप है। अगर आप सिंगल अंडरलाइन करेंगे तो ये करीब करीब है, टेक्स्ट भी और लाइन भी। और अगर आप सिंगल अकाउंटिंग वाली अंडरलाइन ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट में और इस अंडरलाइन में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी। ये देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से डबल अंडरलाइनिंग में भी ऐसी होगा, डबल अकाउंटिंग में, कि नॉर्मल जो डबल अंडरलाइनिंग की ऑप्शन है उससे डबल अंडरलाइन हो जाएगा, लेकिन अगर आप डबल अकाउंटिंग वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा गैप के साथ अंडरलाइन होगा। तो ये 4 ऑप्शंस आप अंडरलाइन में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड पे कलर, ये वही फिल कलर है जिससे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आके देखिएगा, मैं अगर रेड कलर या कोई भी कलर, ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ या ऑरेंज, रेड पर क्लिक किया तो ये देखिएगा टेक्स्ट का कलर इस वक्त रेड हो चुका हुआ है। इसके अलावा साथ लिखा हुआ नॉर्मल फ़ॉन्ट। नॉर्मल फ़ॉन्ट, यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें, कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें।
यहाँ से भी कोई आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें, यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज़ आप डिफरेंट सेलेक्ट कर लें, नॉर्मल से डिफरेंट सेलेक्ट कर लें, अंडरलाइनिंग की ऑप्शन भी आप कोई इस्तेमाल कर लें। तो ये सारी की सारी ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी बैकएंड पे जो टेक्स्ट है ओके करने के बाद उस पर ये अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ये सारी की सारी ऑप्शंस ख़त्म करना चाह रहे हैं, अंडरलाइनिंग भी, कलर भी, फ़ॉन्ट स्टाइल भी, फ़ॉन्ट साइज़ भी, सब कुछ आप नॉर्मल कंडीशन में वापस लाना चाह रहे हैं, तो आप इसी डायलॉग बॉक्स में आके जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जो नॉर्मल फ़ॉन्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो फ़ॉन्ट वगैरह है सारे का सारा वो नॉर्मल हो जाएगा, उसमें जो आपने ऑप्शन अप्लाई की हुई हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिएगा कैलिब्री मैंने रेड सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से 14 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ, उसके बाद नॉर्मल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा वापस नॉर्मल कंडीशन में आ चुका हुआ है। फ़ॉन्ट अगेन 11 हो चुका हुआ है, रेगुलर, और कलर भी ऑटोमेटिक, और यहाँ से कैलिब्री। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर जितनी ऑप्शन आपने अप्लाई की हुई हैं उनको रिमूव करने के लिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया उन्हीं ऑप्शन पे दोबारा भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ फॉर्मेट वाले डायलॉग बॉक्स में आके इस नॉर्मल पे क्लिक करके ओके कर दें तो सारी की सारी ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगी। अब ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है यहाँ पे इफ़ेक्ट्स के नाम से, इफ़ेक्ट्स का हेडिंग, उसके नीचे ये लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन को यूज़ करने से, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, मुझे उम्मीद है आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा ये स्ट्राइक थ्रू। इसको मैं मज़ीद थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिएगा स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा साथ आपको राइट साइड पे यहाँ प्रीव्यू में कुछ शो करेगा। स्ट्राइक थ्रू का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे शो होगा। स्ट्राइक थ्रू असल में क्या है, इस पर क्लिक करने से आपने बैकएंड पे जो टेक्स्ट सेलेक्ट की हुई है, जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें लिखी हुई टेक्स्ट के ऊपर ऐसे एक लाइन लगा देगा। जैसे हम नोटबुक में भी होता है कि हमने कोई टेक्स्ट लिखी, हमें फील हुआ कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है, या मैंने यहाँ पे कुछ और लिखना था, तो आप उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो ये क्रॉस का इफेक्ट देने के लिए ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैकएंड पे सेल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे। अभी इसका इफेक्ट आपको इस सैम्पल टेक्स्ट के ऊपर इस प्रीव्यू में दिखाएगा। स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया तो ये देखिएगा कैलिब्री के ऊपर जो है वो उसने ऐसे लाइन लगा दी है, क्रॉस कर दिया हुआ है। तो ये इसका इफेक्ट है। बाज़ को तो ऐसा होता है कि हमें किसी सेल में लिखी हुई टेक्स्ट के ऊपर इस तरीके से लाइन का इफेक्ट देना पड़ता है किसी वजह से, ताकि यूज़र को हम बता सकें कि भाई ये वाली टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिखनी, उसकी बजाय ये लिखनी है। जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो मार्केट के अंदर आपने बैनर्स वगैरह देखे होंगे, उस पर लिखा होता है जी 1000 को क्रॉस करके नीचे लिखा होता है 950। तो ऐसे इफेक्ट्स अगर आपने देनी है एक्सेल के अंदर तो आप स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, इसको मैं अनटिक कर रहा हूँ स्ट्राइक थ्रू को, तो आप देखिएगा ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले बैकएंड पे सुपरस्क्रिप्ट और नीचे वाली सबस्क्रिप्ट, इन दोनों ऑप्शन को यूज़ करने के लिए बैकएंड पे सेल में जाके मैं कुछ डाटा लिखूंगा और उसके बाद फिर इन ऑप्शन को हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स को मैं क्लोज़ करने जा रहा हूँ। ये ऊपर क्लोज़ का बटन है और नीचे कैंसिल का बटन भी अवेलेबल है। दोनों में से कोई ऑप्शन यूज़ कर लें तो ये डायलॉग बॉक्स क्लोज़ हो जाएगा। इसके अलावा एस्केप भी प्रेस कर सकते हैं। एस्केप प्रेस करने से भी डायलॉग बॉक्स गायब हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे इस सेल में मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। स्टार्टिंग सेल में आपको याद होगा, आपने बचपन के ज़माने में पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पानी का फॉर्मूला केमिस्ट्री में H2O, और 2 जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट की निस्बत थोड़ा नीचे की तरफ होता है, साइज़ भी उसका स्मॉल होता है। इसी तरीके से हम मैथ के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर लिखना हो आपने, जैसे आपने लिखना है मिसाल के तौर पर AB स्क्वायर लिखना है, AB स्क्वायर, तो AB और स्क्वायर जो है वो थोड़ा सा जो 2 होता है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है और थोड़ा स्मॉल भी होता है, साइज़ भी उसका कम होता है। तो इस तरीके से अगर आपने स्क्वायर लिखना है, ये H2 वगैरह थोड़ा बॉटम लाइन की तरफ लेके जाना है 2 को, तो ये आपने कैसे करना है, आपने बेस लाइन से नॉर्मल जो टेक्स्ट चल रही होती है, जिस लाइन के ऊपर चल रही होती है उसे बेस लाइन कहते हैं। तो बेस लाइन से किसी भी करैक्टर को, किसी भी टेक्स्ट को या उसके किसी करैक्टर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है और स्मॉल साइज़ के साथ, तो इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। और अगर आपने बेस लाइन से थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा AB और स्क्वायर के लिए 2 लिख देते हैं। अभी जो मैंने 2 लिखा हुआ है ये नॉर्मल साइज़ का है, AB भी नॉर्मल साइज़ का है, 2 भी नॉर्मल साइज़ का है।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सिर्फ और सिर्फ चूँकि 2 को सुपरस्क्रिप्ट करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है स्मॉल साइज़ में, तो डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद 2 को सिर्फ सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट के ग्रुप में एरो पे क्लिक करके फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे और वहाँ से जो सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिएगा मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया। इस वक्त 2 सिलेक्ट हो चुका हुआ है, इसको सिलेक्ट ही रहने देना आपने। अगर आप कहीं और गलती से क्लिक कर देते हैं, इसी वर्कशीट में कहीं और गलती से क्लिक हो जाता है तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। आपने कहीं और क्लिक नहीं करना, सिर्फ ऊपर आएंगे हम फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में। ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स यहाँ से आपके पास विजिबल हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल और शिफ्ट ये प्रेस रखेंगे आप, उसके बाद F प्रेस कर देंगे, तब भी ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अलावा और भी इसका एक शॉर्टकट की है कंट्रोल 1, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट और वो F दोबारा देख लेते हैं, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट F वाली ऑप्शन भी है और कंट्रोल 1 की शॉर्टकट की भी अवेलेबल है इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैकएंड पे देखिएगा 2 इस वक्त सिलेक्टेड है, यानी पार्ट ऑफ सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका हुआ है। यहाँ से आके हम कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिएगा जो यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट उसने शो की हुई है उसको थोड़ा सा स्मॉल कर दिया और बेस लाइन से ऊपर कर दिया। ये बेस लाइन नीचे चल रही है, इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब इसको हम अप्लाई करने के लिए बैकएंड पे अप्लाई करने के लिए इसे हम कर देंगे ओके। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखिएगा ये 2 के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो चुकी हुई है। AB और स्क्वायर का इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। अब इसको फाइनलाइज करवाने के लिए हम एंटर प्रेस कर देंगे। इसको हमने एंटर प्रेस कर दिया ऐसे। अब नीचे यहाँ पे लिखते हैं H2O। ये देखिएगा H2O और इसमें जो 2 है इसको हमने बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करना है, इसलिए इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वहीं पे वापस आए, ये फ़ॉन्ट का जो एरो है उस पर क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका हुआ है फॉर्मेट सेल्स का, और उसमें अब सुपरस्क्रिप्ट की बजाय हम कर देंगे सबस्क्रिप्ट। और ये आपको टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होके स्मॉल साइज में नज़र आएगी। क्लिक किया, ये देखिएगा। अब मैं ओके कर रहा हूँ, ओके किया। यहाँ पे आपको इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है कि 2 जो है एक्सेल ने उसको बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ स्मॉल साइज में शिफ्ट कर दिया है। एंटर प्रेस करने से ये स्टोर हो जाएगा सेल में। तो ये देखिएगा स्क्वायर भी हमने लिख लिया और H2O के 2 को भी नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन को यूज़ करके। यहाँ तक हमारा जो फ़ॉन्ट ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका हुआ है। फ़ॉन्ट ग्रुप और साथ डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं हम अलाइनमेंट ग्रुप में। ये वाला, ये सारे का सारा जो अलाइनमेंट ग्रुप है इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। अलाइनमेंट ग्रुप में ये याद रखें कि जो आपने किसी भी सेल में टेक्स्ट लिखी हुई है, जैसे मैंने राइज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अलाइनमेंट असल में किसे कहते हैं? अलाइनमेंट कहते हैं टेक्स्ट की पोजीशन, लिखे हुए जो कंटेंट्स हैं सेल के अंदर उसकी पोजीशन। आप उसे लेफ्ट साइड पे लिखना चाह रहे हैं, सेंटर में लेना चाह रहे हैं, या राइट साइड पे उसकी पोजीशन सेट करना चाह रहे हैं। और टॉप बॉटम अगर देखे जाए वर्टिकली, आप उसे टॉप पे लिखना चाह रहे हैं सेल के, या सेंटर में मिडिल में लिखना चाह रहे हैं, या बॉटम की तरफ लाना चाह रहे हैं, या सेल के अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन को आप रोटेट करना चाह रहे हैं। अभी तो लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, आप डायगोनल भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस अलाइनमेंट के अंदर अवेलेबल हैं। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनमें से भी कोई ऑप्शन अप्लाई करने के लिए, डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने बैकएंड पे ये राइज जो है सिलेक्ट किया हुआ है। इस सेल की जो हाइट है मैं उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि अलाइनमेंट की ऑप्शंस क्लियरली आपको नज़र आ जाएं कि इनका क्या इफ़ेक्ट है। इसकी मैं हाइट को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ तक ले आए। अभी आपको जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि टेक्स्ट जो हमने लिखी हुई है राइज,
ये जो राइज लिखा हुआ है ये सेल में बॉटम लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। आपको याद होगा जब हमने डाटा की टाइप्स डिस्कस की थी एक प्रीवियस लेक्चर में, उसमें डिस्कस किया था जब आप किसी सेल के अंदर टेक्स्ट को लिखेंगे तो एक्सेल उसे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे रखेगा, और यहाँ क्लियर हो गया कि लेफ्ट साइड पे रखेगा और साथ बॉटम साइड पे भी रखेगा, टॉप पे नहीं लेके जाएगा। लेफ्ट बॉटम साइड पे टेक्स्ट जो है वो प्लेस होगी, और नंबर अगर कोई आप लिखेंगे तो वो राइट साइड पे और राइट बॉटम साइड पे लिखेगा, राइट बॉटम साइड, यानी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल कोई भी आप डाटा एंटर करें बॉटम लाइन पे उसे रखता है सेल की। अब इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। पोजीशन चेंज करने के लिए सबसे पहले ये ऑप्शन देखिएगा, इस ऑप्शन का नाम है, ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ये वाली, और इन 3 ऑप्शंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो लिखी हुई टेक्स्ट को सेल के अंदर लेफ्ट या राइट मूव करने के लिए, लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं, सेंटर में भी ला सकते हैं, और राइट साइड की तरफ भी आप प्लेस कर सकते हैं अपनी लिखी हुई टेक्स्ट को। तो इस पर क्लिक किया, अलाइन लेफ्ट, तो पहले से ये लेफ्ट साइड पे अलाइंड है, अलाइंड का मतलब उसकी पोजीशन पहले से ही लेफ्ट साइड पे है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से कोई आपको इफेक्ट इसका नज़र नहीं आएगा। देखिएगा मैंने क्लिक कर दिया, ये ऑप्शन एक्टिव भी हो चुकी है, आपको डार्क सी नज़र आ रही है, लेकिन इसका इफेक्ट कोई नहीं है क्योंकि लिखी हुई टेक्स्ट पहले से ही लेफ्ट साइड पे है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेंटर वाली ऑप्शन पे, इसके नीचे देखें ये इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, सेंटर योर कंटेंट, सेल के अंदर लिखे हुए कंटेंट्स को आप सेंट्रलाइज कर दें, सेंटर में लें। इस पर क्लिक किया तो टेक्स्ट देखें सेंटर में आ चुकी है, लेफ्ट टू राइट सेंटर में आ चुकी है। और ये वाली जो ऑप्शन है इससे थोड़ा राइट साइड पे, इस ऑप्शन का नाम है अलाइन राइट, अलाइन योर कंटेंट टू द राइट साइड ऑफ द सेल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइज लिखा हुआ देखिएगा राइट साइड पे आ चुका हुआ है। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, उसके लिए ये 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं अब लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ इस टेक्स्ट को, अलाइन लेफ्ट, ये देखें अगेन लेफ्ट साइड पे आ गई। ऊपर वाली जो 3 ऑप्शन है ये 3 ऑप्शंस लिखी हुई टेक्स्ट को, कंटेंट्स को टॉप बॉटम अलाइन करने के लिए, या तो आप टॉप साइड पे उसे ले जाएं, सेंटर में मिडिल में ले आएं, या फिर बॉटम साइड पे ले आएं। ये 3 तरह की एडजस्टमेंट करने के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट जो है कोई भी टेक्स्ट और नंबर वो बॉटम साइड पे ही आता है, तो आप टॉप साइड पे भी लेके आ सकते हैं। देखिएगा इस ऑप्शन का नाम है टॉप अलाइन। इससे क्या होगा, अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप, सेल के टॉप साइड पे आप अपनी टेक्स्ट को लेके जा सकते हैं। क्लिक किया तो ये देखिएगा राइज जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये टॉप साइड पे जा चुका हुआ है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिडिल अलाइन, अलाइन टेक्स्ट सो दैट इट इज सेंटर्ड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सेल, टॉप एंड बॉटम ऑफ द सेल उसके सेंटर में मिडिल में आ जाएगी ये टेक्स्ट। क्लिक किया तो ये देखिएगा टॉप बॉटम अगर पोजीशन देखें तो ये सेंटर में आ चुकी हुई है, मिडिल में। और राइट साइड पे ये जो ऑप्शन है इसका नाम है बॉटम अलाइन। बॉटम अलाइन वाली ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, अलाइन टेक्स्ट टू द बॉटम, सेल के बॉटम साइड पे टेक्स्ट आ जाएगी। क्लिक किया ये बॉटम साइड पे आ चुकी हुई। तो इन 6 ऑप्शन को 3 ऊपर हैं 3 नीचे ऑप्शन हैं। टेक्स्ट को विद इन सेल अलाइन करने के लिए 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और 6 ऑप्शंस को यूज़ करके आप खुद सोचिए कि हम कितनी अलाइनमेंट पोजीशन सेट कर सकते हैं। 6 करेंगे या इससे ज़्यादा होंगी या कम होंगी, क्या होगा ये आप थोड़ा सा सोचिएगा। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके नाजुक से दिमाग पे ज़्यादा जोर ना पड़े। आप ये रखिएगा, ये देखिए मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि इन सारी ऑप्शन को यूज़ करके विद इन सेल, ये एक सेल है और इस सेल में एक पोजीशन ये बनेगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये टॉप, ये मिडिल और ये बॉटम अलाइनमेंट। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये 4th पोजीशन बन जाएगी, फिर ये 5th और ये 6th, 7th, 8th, 9th पोजीशन। तो इन 6 ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपनी टेक्स्ट को विद इन सेल 9 पोजीशंस पे सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। वो दोनों ऑप्शन को मिक्स करके अब आप खुद सोच लें कि कैसे आप किस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, तो ये बाकी ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस ऑप्शन पे। ये नीचे वाली 2 ऑप्शन पहले मैं डिस्कस करता हूँ। इस ऑप्शन का नाम है डिक्रीज इंडेंट और इस ऑप्शन का नाम है इंक्रीज इंडेंट। सबसे पहले इंडेंट को समझ लेते हैं। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट असल में स्पेस को, गैप को कहते हैं। किसी भी सेल में लिखी हुई टेक्स्ट, किसी भी सेल में लिखी हुई टेक्स्ट, उस सेल के लेफ्ट बॉर्डर से टेक्स्ट, सेल का जो लेफ्ट बॉर्डर है और जो टेक्स्ट विद इन सेल है उसमें जो गैप है उसे इंडेंट कहते हैं। लेफ्ट बॉर्डर ये देखिएगा, ये जो सेल सिलेक्टेड है इस वक्त उसका लेफ्ट बॉर्डर ये है और इसके बिल्कुल साथ ही टेक्स्ट लिखी हुई है। अगर हम इसमें थोड़ा सा गैप देना चाहें
हम चाहते हैं ये बॉर्डर से टेक्स्ट थोड़ी सी आगे की तरफ ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो या यहाँ से स्टार्ट हो, तो इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इंक्रीज इंडेंट कर देंगे। इंक्रीज इंडेंट का मतलब टेक्स्ट का लेफ्ट बॉर्डर से जो गैप है उसे हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिएगा मूव योर कंटेंट फार्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर, सेल के बॉर्डर से हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। क्लिक किया तो ये देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो चुका है राइज। इस ऑप्शन को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ये याद रखें कि इससे हम सेल के अंदर टेक्स्ट की पोजीशन अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर वाली ऑप्शन को, ये लेफ़्ट वाली ऑप्शन को यूज़ करके हम सिर्फ 3 पोजीशन ही सेट कर सकते थे, या बिल्कुल लेफ़्ट साइड या सेंटर या फिर राइट साइड। लेकिन अगर हम बिल्कुल सेंटर में लाना नहीं चाह रहे, थोड़ा सा आगे की तरफ बस मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम ये ऑप्शन इंक्रीज इंडेंट की कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते रहेंगे, बार बार क्लिक करते रहेंगे तो टेक्स्ट जो है वो आगे की तरफ मूव होती रहेगी। ये देखिएगा मैं फर्दर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये देखिए राइज जो है वो आगे की तरफ मूव हो गया। फर्दर ये देखिएगा राइज की पोजीशन चेंज हो रही है ऐसे, और आप फर्दर क्लिक करते रहेंगे सेल से बाहर आ जाएगा, होगा इसी सेल में लेकिन सेल से बाहर आ जाएगा। ऑब्वियसली इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम डिक्रीज इंडेंट करते हैं। डिक्रीज इंडेंट से क्या होगा, ये टेक्स्ट वापस बॉर्डर के करीब चली जाएगी। क्लिक करते रहने से ये देखिएगा ऐसे। तो इस तरीके से विद इन सेल आप अलाइनमेंट अगर चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट बॉर्डर से आगे की तरफ टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं और वापस भी लेके जा सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट की ऑप्शन को यूज करके। अब उसमें नेक्स्ट ये वाली ऑप्शन, इस ऑप्शन का नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, इस ऑप्शन को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली और वर्टिकली, दिस इज अ ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम्स। इस ऑप्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, विद इन सेल जो लिखी हुई टेक्स्ट है उसकी ओरिएंटेशन यानी उसको रोटेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक किया, एरो बना हुआ है साथ, इसमें फर्दर ऑप्शन आ जाएंगी। ये लिखा हुआ एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉक आपको पता यूं चलती है ऐसे, इधर को चलती है ऐसे, तो काउंटर क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, यूं। तो आपकी टेक्स्ट जो है वो ऐसे की तरफ रोटेट कर जाएगी। राइज जो लिखा हुआ है ना, यूं लिखा हुआ लेफ्ट टू राइट, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये देखिएगा ऐसे लिखा जाएगा जैसे ये ए बी लिखा हुआ है। क्लिक किया तो ये देखें राइज जो है वो डायगोनल उसकी जो अलाइनमेंट हो चुकी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एंगल क्लॉकवाइज। अब आप क्लॉकवाइज राइज को एडजस्ट कर लें, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा एंगल क्लॉकवाइज, तो ये टेक्स्ट देखिएगा क्लॉकवाइज मूव कर चुकी हुई है। उसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। इस पर क्लिक करने से वर्टिकली लिखा जाएगा RISE। इस तरीके से विद इन सेल टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो अलाइनमेंट हो जाएगी। इसे वर्टिकल टेक्स्ट का नाम देते हैं। ये देखिएगा R ऊपर चला गया और I भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, फिर S है, फिर E है। अब इस तरीके से वर्टिकल टेक्स्ट वाली ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको जो सेल की हाइट है वो ज़्यादा चाहिए ताकि सारे कंटेंट्स उसमें नज़र आ जाएं। ये बॉटम पे आके बॉर्डर जो रो नंबर 1 है इसके बॉटम बॉर्डर पे आके डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली रो की हाइट को एडजस्ट कर देगा। ये देखिएगा अब राइज कम्प्लीटली आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऐसे। फॉर्मूला बार में देखें नॉर्मल वे में लिखा हुआ है, लेकिन सेल के अंदर जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो चुकी हुई है, वर्टिकल टेक्स्ट वाली ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हो चुकी हुई है, ये जो हमने अप्लाई की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट अप। टेक्स्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ अगर लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये रोटेशन है, ये देखिएगा, इस पर क्लिक किया तो ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ राइज लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन रोटेट टेक्स्ट डाउन। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ अगर आपने लिखना है राइज ऐसे, एक तो ये वर्टिकल टेक्स्ट है ना, वर्टिकल टेक्स्ट और इसमें रोटेशन में फ़र्क है। रोटेशन में ऐसे टेक्स्ट घूमती है और वर्टिकल में वर्ड्स जो उसके हैं कैरेक्टर्स वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाएंगे। तो रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये देखिएगा डाउनवर्ड उसकी डायरेक्शन हो चुकी हुई है। तो ये कुछ ऑप्शन हैं, याद रखिएगा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऑप्शन के जो नाम लिखे हुए हैं अब वो आपने एज इट इज़ याद करने हैं। आपने एज इट इज़ याद करना है। आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि अगर हम टेक्स्ट को किसी भी सेल में ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप से डाउन की तरफ लिखना चाह रहे हैं, शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक्सेल की कौन सी ऑप्शन यूज़ करेंगे, नीचे 4 नाम होंगे। अब चारों नाम जो है टॉप डाउन वाले फिक्रे से या इस ऑप्शन से मिलते जुलते होंगे। उसमें एक वर्टिकल टेक्स्ट होगा, एक ऑप्शन का नाम 4 में से वर्टिकल टेक्स्ट होगा, बाकी डिफरेंट होंगी लेकिन उनके मानी यही होंगे। अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको यही लगेगा जैसे इस ऑप्शन को भी यूज़ करने से आपका काम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर
वो कहता है जी टॉप डाउन ऑप्शन यूज़ कर लें। इस तरीके से एक ऑप्शन ये नाम दे देता है, दूसरी ऑप्शन का नाम वर्टिकल टेक्स्ट दे देता है। अब टॉप डाउन भी नाम से तो यही जाहिर हो रहा है कि शायद ये टॉप से डाउनवर्ड अलाइनमेंट कर देगी, लेकिन इस नाम से कोई ऑप्शन इस मेन्यू में अवेलेबल ही नहीं है। तो याद रखें, आपने हमेशा ऑप्शन का सही नाम याद रखना है कि ऑप्शन का एक्चुअल नाम क्या है जिस ऑप्शन को यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। तो वर्टिकल टेक्स्ट है, और रोटेट अगर करना चाह रहे हैं तो रोटेट टेक्स्ट डाउन। ये आपके पास कितनी ऑप्शन आ गई? 5 ऑप्शन इस मेन्यू में अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करने से वही डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल्स के नाम से जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लिक किया तो ये देखिएगा फॉर्मेट सेल्स के नाम से वही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ चुका है, और उसमें ये अलाइनमेंट के नाम से जो टैब है इस वक्त ये एक्टिव है। पहले फ़ॉन्ट टैब एक्टिव थी, अब अलाइनमेंट की टैब एक्टिव है। इसमें राइट साइड पे आइएगा, ये देखें ओरिएंटेशन के नाम से हेडिंग है, और इसमें आप रोटेट कर सकते हैं। देखिएगा ये डिफरेंट मार्क्स लगे हुए हैं, और ये स्लाइडर भी लगा हुआ है दरमियान में। अभी टेक्स्ट जो है वो -90 डिग्रीज़ के ऊपर रोटेट हुई हुई है। ये बैक एंड पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिएगा राइज। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये रेड कलर का मार्क एक बना हुआ है यहाँ पे, रेड कलर का मार्क, इससे आप किसी और ब्लैक मार्क के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे तो ये उस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये देखिएगा यहाँ से आके मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो इस वक्त ये टेक्स्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये नज़र आ रहा है आपको, टेक्स्ट की डायरेक्शन यूँ हो जाएगी जो कि 45 डिग्रीज बनती है पॉजिटिव। इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो बैक एंड पे जो टेक्स्ट है आपको नज़र आएगा इस डायरेक्शन में चली जाएगी, यूँ ऐसे चली जाएगी। तो इसको आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे ऊपर की तरफ भी। ये जो ओरिएंटेशन के अंदर ये जो डिग्रीज आप सेट कर रहे हैं, उसकी रोटेशन की डिग्रीज सेट कर रहे हैं, नीचे इसकी मेजरमेंट भी आ रही है। अब ये देखिएगा सबसे टॉप पे मैं इसको लेके गया हूँ स्लाइडर को, यहाँ पे ये रेड कलर का मार्क ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस वक्त जो है यहाँ पे आपको +90 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी मैक्सिमम ऊपर की तरफ अगर आपने जाना है तो +90 डिग्रीज पे आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट, टेक्स्ट की जो रोटेशन है वो सेट कर सकते हैं। और अगर इसे हम ड्रैग करके बिल्कुल डाउनवर्ड ले आए यहाँ पे तो ये -90 डिग्रीज आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर आप मैनुअल भी कुछ मेजरमेंट लिख सकते हैं, और इसको ड्रैग करेंगे तब भी मेजरमेंट यहाँ पे शो हो जाएगी। +90 और -90 के दरमियान आप अपनी टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लाके मैंने -45 किया और ओके कर दिया, तो ये देखिएगा अकॉर्डिंगली टेक्स्ट एडजस्ट हो चुकी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये वाली, इसके साथ ये वाली ऑप्शन रैप टेक्स्ट के नाम से है। इस रैप टेक्स्ट की ऑप्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। डाटा को जब हमने एंटर करना है किसी सेल में, तो उस सेल के अंदर अगर लिखी हुई टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि विद इन सेल वो सारी की सारी टेक्स्ट शो हो जाए, कॉलम की विड्थ को बढ़ाना ना पड़े, रो की हाइट बेशक बढ़ जाए लेकिन कॉलम की विड्थ एडजस्ट ना हो, तो फिर आप रैप टेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये हम स्टार्ट में इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ये ऑप्शंस, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन का नाम है मर्ज एंड सेंटर, इसको हम यूज़ करते हैं अभी। यहाँ पे मैं कुछ डाटा पहले एंटर कर देता हूँ। ये इस सेल में जो कुछ लिखा हुआ है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। इसकी जो ओरिएंटेशन वगैरह है, फॉर्मेट सेल्स में आए, यहाँ से आके इसकी ओरिएंटेशन में सेट कर रहा हूँ 0 पे, और इसको ओके कर दिया। यहाँ पे राइट साइड पे देखिएगा ये आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे टेक्स्ट वगैरह लिखी हुई नज़र आ रही है। मैं इसे भी रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया। अब आते हैं हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर वाली ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, एक से ज़्यादा सेल्स को आप मर्ज करके एक ही सेल बना सकते हैं इन ऑप्शन को यूज़ करके। मिसाल के तौर पर ये राइज जो लिखा हुआ है, हम चाहते हैं जो राइज है ये इस तरीके से मैं सारे सेल्स आगे वाले 3 सेलेक्ट कर लूँ तो ये तीनों सेल्स मर्ज होके एक ही सेल बन जाए, और राइज जो लिखा हुआ है वो सेंटर में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन को यूज़ करेंगे। एक्सेल क्या करेगा, सारे सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक ही सेल बना देगा, और लिखी हुई जो टेक्स्ट है या जो डाटा है उसको सेंटर में ले आएगा। मर्जिंग भी करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा, अलाइनमेंट भी चेंज कर देगा। लेफ्ट साइड पे अगर टेक्स्ट लिखी हुई है तो उसे सेंटर में ले आएगा, राइट पे अगर लिखी हुई है तब भी सेंटर में ले आएगा। यानी जो भी इसकी अलाइनमेंट होगी टेक्स्ट की इस सेल में उसको चेंज कर देगा, सेंटर में ले आएगा। तो तीनों सेल्स को मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे आते हैं,
इस ऑप्शन में देखिएगा आगे फर्दर 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से वही काम होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिलेक्टेड जो सेल्स हैं ये सारे मर्ज होकर एक ही सेल बन जाएगा और उस एक ही सेल के सेंटर में अगर कोई टेक्स्ट आपने पहले से लिखी हुई है तो वो सेंटर में आ जाएगी। इस ऑप्शन को, फर्स्ट वाली ऑप्शन को यूज़ करके ये काम हो जाएगा। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं करते बल्कि डायरेक्ट इस आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये जो आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक कर देते हैं, तब भी यही काम होगा। उस मेन्यू की फर्स्ट ऑप्शन एक्सरसाइज होगी जिसका नाम मर्ज एंड सेंटर है। ये देखिएगा यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स इन अ न्यू लार्जर सेल। जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है ये एक्सेल वगैरह उसने एग्जांपल देके नीचे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये 2 सेल्स जो है ना मर्ज करके उसने एक बना दिया हुआ है। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर वाली ऑप्शन पे डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दें या ड्रॉप डाउन एरो में आके फर्स्ट ऑप्शन को आप यूज़ कर लें तो एक ही काम होगा। ये देखिएगा, क्लिक किया, ये तीनों सेल्स इस वक्त मर्ज होके एक ही सेल बन चुके हुए हैं और लिखी हुई जो टेक्स्ट थी वो सेंट्रल अलाइन हो चुकी हुई है। अलाइनमेंट ऑप्शन पे आएँ, ये देखिएगा अलाइनमेंट ऑप्शन इस वक्त सेंटर वाली जो है ये सिलेक्ट हो चुकी हुई है। इससे आपको पता चल रहा है कि सिलेक्टेड जो सेल है उसकी अलाइनमेंट सेंटर वाली एडजस्ट हो चुकी हुई है इस ऑप्शन को यूज़ करके। ये देखिएगा, अब फर्ज करें आपने मर्जिंग कर दी, एक वक्त में ज़्यादा सेल्स को आपने एक ही सेल बना दिया, आप इसको अनमर्ज करना चाह रहे हैं, आप इसको दोबारा से वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना चाह रहे हैं ताकि वो जो सेल मर्ज हो चुके हुए हैं वो अनमर्ज होकर वापस अपनी असल हालत में वापस आ जाएं। तो आप क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन एरो में आएंगे, ये देखिएगा, और उसमें लास्ट वाली ऑप्शन है अनमर्ज सेल्स। स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल्स ऑफ नॉर्मल साइज। तो ये अनमर्ज कर देंगे। तो ये देखिएगा सेल्स तीनों के तीनों अनमर्ज हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, पहले सेल की जो फॉर्मेटिंग थी वो बाकी सेल्स पे अप्लाई हो चुकी हुई है, वो ख़त्म नहीं हुई। इसके लिए हमें मैनुअल जो है इन सेल्स के ऊपर से आके फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अब मैं तीनों सेल्स में कुछ डाटा लिखता हूँ। राइज लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे XYZ। अब इन तीनों सेल्स को मर्ज करते हैं। तीनों सेल्स में डाटा लिखा हुआ है और तीनों सेल्स को हम सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर वाली ऑप्शन को यूज़ करते हैं। देखते हैं डाटा का क्या बनता है, डाटा किधर जाता है। इसी डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिएगा आपको नीचे एक मैसेज नज़र आ रहा है, मर्जिंग सेल्स only keeps upper left value and discard other values. Merging cells only keeps the upper left value and discards other values. यानी अगर आप डिफरेंट सेल्स को मर्ज करेंगे जैसा कि हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी सिलेक्शन में अपर लेफ्ट जो डाटा है, याद रखिएगा अपर लेफ्ट डाटा का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अपर लेफ्ट सेल का वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा। अपर लेफ्ट जो डाटा अवेलेबल है वो सिर्फ बाकी रहेगा और बाकी जो अदर सेल्स के अंदर डाटा लिखा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। इसमें आप देखें अपर लेफ्ट वैल्यू जो है वो कौन सी बनती है, अपर तो कोई है नहीं, एक ही लाइन में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड पे ये राइज लिखा हुआ है, सिर्फ राइज आपको नज़र आएगा, बाकी 2 सेल्स का जो डाटा है वो रिमूव हो जाएगा। इसे मैं ओके कर रहा हूँ। अगर जैसे ही इसके ऊपर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये सेल्स मर्ज भी हो जाएंगे और इस मैसेज के अकॉर्डिंगली डाटा भी रिमूव हो जाएगा और सिर्फ एक वैल्यू बाकी बची है लेफ्ट वाली। यहाँ से आके दोबारा से हम इसे अनमर्ज कर देते हैं। अब आपके सामने क्लियर हो गया कि अगर एक से ज़्यादा सेल्स में डाटा लिखा हुआ है और सारे सेल्स को अगर आप मर्ज करना चाह रहे हैं, एक ही बनाना चाह रहे हैं, तो जो लेफ़्ट अपर वैल्यू होगी सिर्फ वो बाकी बचेगी, बाकी डाटा रिमूव हो जाएगा और अनमर्ज करने से भी जो इरेज हो चुका हुआ डाटा वो वापस नहीं आएगा। ये भी आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस की ऑप्शन, इसको हम यूज करने से पहले ये देखिएगा मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूं। ये देखिएगा ये सेल्स मैंने सिलेक्ट कर लिए यूं, इसमें स्टार्टिंग में नाम लिखा हुआ है, फिर आगे कुछ नंबर है, फिर ब्लैंक सेल है और इसी तरीके से ऑनवर्ड नाम लिखे हुए हैं, फिर डाटा भी सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम ब्लैंक है।
मर्ज अक्रॉस वाली ऑप्शन को यूज करने से क्या होगा? मर्ज अक्रॉस, अगर मर्ज एंड सेंटर करेंगे, मर्ज एंड सेंटर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे सेल्स मर्ज होके एक सिंगल सेल बन जाएगा और जो डाटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लेफ्ट अपर वैल्यू, लेफ्ट अपर वैल्यू जो कि ताहिर लिखा हुआ है ये सिर्फ बाकी बचेगा, बाकी डाटा रिमूव हो जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस से क्या होगा? मर्ज सिलेक्टेड सेल्स इन द रो इनटू वन लार्जर सेल। मर्ज सिलेक्टेड सेल्स मर्ज होंगे इन द रो, एक ही रो के जो सेल्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, दूसरी रो के जो सेल्स हैं वो आपस में मर्ज होंगे, इसी तरीके से तीसरी रो के जो सेल्स हैं वो आपस में मर्ज होंगे। यानी मर्ज होके एक सेल नहीं बनेगा, मल्टीपल सेल्स ही बनेंगे, लेकिन एक रो के अंदर, एक सिंगल रो के अंदर जो सेल्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। और ये सेकेंड रो के अंदर ये जो 3 सेल्स हैं ये भी मर्ज होके एक लार्जर सेल बन जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो के अंदर ये जो 3 सेल्स हैं ये भी मर्ज होके एक लार्जर सेल बन जाएगा। इसे हम लाइन बाय लाइन मर्जिंग भी कहते हैं कि एक्सेल जो है लाइन बाय लाइन मर्जिंग करेगा, ऐसे वर्टिकल मर्जिंग नहीं करेगा। जितनी आपने रोज सिलेक्ट की होंगी उतनी ही मर्ज करने के बाद उतने ही सेल्स बन जाएंगे। ये देखिएगा मर्ज अक्रॉस वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसमें भी एक्सेल लेफ्ट वाला डाटा बाकी रखेगा, राइट वाले सेल्स में अगर कोई डाटा है वो रिमूव हो जाएगा। क्लिक किया, ये आपको मैसेज वही दे रहा है, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यूज। ओके किया, दोबारा ओके किया, क्योंकि 3 रोज थी वो 3 दफा मैसेज दे रहा है आपको। ओके कर दिया। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि पहले वाले जो 3 सेल्स थे मर्ज होके ये एक ही सेल बन चुका हुआ है, लाइन बाय लाइन मर्जिंग की एक्सेल ने। सेकंड जो रो है वो भी एक सेल बन चुका हुआ है, ये देखिएगा अहमद अजीज ये भी एक सेल बन चुका हुआ है। इसी तरीके से शाहिद खान अफरीदी वाला जो रो थी वो भी एक ही रो बन चुकी है, तीनों सेल्स मर्ज होके एक बन गए। तो ये लाइन बाय लाइन मर्जिंग कहलाती है। ऐसी मर्जिंग की भी हमें प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ जाती है जब हमारा किसी कॉलम के अंदर डाटा काफ़ी लेंथी हो, हम चाहते हैं आगे वाले कॉलम को उसके साथ मर्ज कर दें, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तीनों सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ आके मैं कर रहा हूँ अनमर्ज। अनमर्ज करने से क्या होगा? वो 3 सेल्स जो एक बने थे अब दोबारा से वो 3 बन जाएंगे, लेकिन डाटा ऑब्वियसली वापस नहीं आएगा। ये देखिएगा सेल्स वापस आ चुके हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मर्ज सेल्स। मर्ज सेल वाली ऑप्शन क्या करेगी इसके ऊपर देखते हैं। लिखा हुआ है राइट साइड पे मर्ज सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल। इस ऑप्शन में और फर्स्ट ऑप्शन में मर्ज एंड सेंटर में बस थोड़ा सा फर्क है। मर्ज एंड सेंटर वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करने से मल्टीपल सेल्स मर्ज होके एक सेल बन जाता है और अलाइनमेंट भी चेंज होके सेंटर में आ जाती है। लेकिन जो ये थर्ड ऑप्शन है मर्ज सेल्स वाली, इसके ज़रिए से क्या होता है कि मल्टीपल सेल्स मर्ज होके एक सेल बनते हैं, अलाइनमेंट चेंज नहीं होती। अगर डाटा आपका जो लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो मर्ज होके जो बड़ा सेल बनेगा उसमें भी वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नजर आएगा। अगर आपका पहले से डाटा राइट साइड पे लिखा हुआ था सेल में, तो मर्ज होने के बाद जो बड़ा सेल बनेगा उसमें भी वो राइट साइड पे लिखा हुआ नजर आएगा। इसमें अलाइनमेंट को ये ऑप्शन इफेक्ट नहीं करती, सिर्फ मर्जिंग करती है। ये देखिएगा ये 3 सेल्स को मैं मर्ज करने जा रहा हूँ और इसकी अलाइनमेंट पहले हम सेट कर देते हैं लेफ्ट। ये देखिएगा राइज जो है लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है। तीनों सेल्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से आके हम मर्ज वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। मर्ज वाली ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखिएगा तीनों सेल्स मर्ज होके एक सेल बन जाएगा, लेकिन अलाइनमेंट चेंज नहीं होगी। क्लिक किया तो ये देखिएगा अलाइनमेंट चेंज नहीं है, सेल एक बन चुका हुआ है। लेकिन राइज पहले भी स्मॉल जो सेल था उसके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था, इस लार्जर सेल में भी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये स्टूडेंट ये हमारे पास ऑप्शन थी अलाइनमेंट की। नोट्स के अंदर ये फॉन्ट ग्रुप के हमने जो फॉन्ट ग्रुप में जो कुछ डिस्कस किया हुआ है वो, और अलाइनमेंट के ग्रुप में जो कुछ हमने यहाँ डिस्कस किया उसकी डिटेल्स वहाँ लिखी हुई है नोट्स के अंदर। उसको आप गो थ्रू कीजिएगा और इन ऑप्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। हर ऑप्शन से एसोसिएटेड जो शॉर्टकट की है जो कि ऊपर ही लिखी हुई आपको नज़र आ जाएगी। जैसे ये बोल्ड के साथ बोल्ड की शॉर्टकट की लिखी हुई है, इसी तरीके से इटैलिक की और इसी तरीके से अंडरलाइन की भी लिखी हुई है। तो इन शॉर्टकट कीज़ को भी आप साथ साथ याद करते रहें, अपने पास नोट भी करते रहें। इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करें ताकि आपको ये मेमोराइज़ हो जाएं। बहुत शुक्रिया।